नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले चर्चा करेंगे इंदौर की। लव जिहाद का एक और मामला इंदौर से सामने आया है। यहां पर एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती की, जिसे अपना नाम राहुल बताया उसने। लड़की को असलियत का जैसे ही पता चला तो उसके साथ जमकर मारपीट की और लड़की को 36 टुकड़े करने की धमकी भी दी है। जब लड़की के परिजनों को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित युवती और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब परिजनों को पता चला इस पूरे मामले को लेकर इंदौर में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठन भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं। आपको बता दें कि ये युवक अब पुलिस के हवाले किया जा चुका है। लेकिन लव जिहाद का मामला लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रहा है। इंदौर की एक घटना जहां पर इस युवक का जुलूस भी निकाला गया। देखिए, जय सिया राम के नारे लगाए गए। उसके बाद इस मुस्लिम युवक को पुलिस के हवाले भी किया गया। 36 टुकड़े करने की धमकी इस युवक ने हिंदू लड़की को दी थी। अपना नाम बदलकर दोस्ती की थी हिंदू लड़की से। उसके बाद जैसे ही असलियत पता चली तो उस लड़की के साथ मारपीट भी की और ये बड़ी धमकी के 36 टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो देखिए, लव जिहाद का एक और मामला इंदौर से सामने आया। इसको लेकर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में अभी तक? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और हिंदू लड़कियों को किस तरह से हिंदू लड़का बनकर मुस्लिम लड़के उनका शोषण कर रहे हैं। इसका उदाहरण ये आफताब के रूप में सामने आया है, जो इंदौर का मामला है। जिस तरह दिल्ली में मामला सामने आया था उसी तर्ज पर यहाँ पर भी इंदौर में मामला सामने आया। उसने उसी तरह से धमकी भी दी है कि 36 टुकड़े कर देंगे अगर तुम मेरे साथ दोस्ती तोड़ोगी तो। सबसे बड़ा मामला यही है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उसके बाद कोई सीख नहीं ली जाती है। हम आपको बता दें कि ये जो मामला है ये नवदुर्गा के समय का मामला है, जब ये डांडिया खेलने के लिए हिंदू लड़की डांडिया खेलने जाती थी। उसी दौरान राहुल नाम से ये आफताब लड़का मिला और उसने अपना नाम हिंदू बताया और उसके बाद इनका मेलजोल शुरू हो गया, इनके बीच प्यार हो गया। और काफ़ी दिनों बाद जब इस लड़की को असलियत पता लगी कि ये लड़का मुस्लिम है, तब उसने इसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, इससे मिलना बंद कर दिया। इस पर आफताब गुस्से में आ गया और उसने इसके साथ लड़की के साथ मारपीट की। उसके गले पर पैर रखा और उसके साथ मारपीट करते हुए कहा कि हम तेरे 36 टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे, जिस तरह दिल्ली में आफताब ने फेंका था। तो ये लड़की घबरा गई। इसने अपने भाई से इस पूरी बात को बताया। उसके बाद इसके भाइयों ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया, बजरंग दल के नेताओं से संपर्क किया और जब एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई और रीजनल जो पार्क है वहाँ पर इस लड़की ने बुलाया। वहाँ पर पहले से हिंदू संगठन के जो लोग थे वो मौजूद थे। उन्होंने इस लड़के को पकड़ा, इसके साथ मारपीट की और रीजनल पार्क से भंवरकुआ थाने तक पीटते हुए इसको ले गए। इसका जुलूस निकाला और थाने में इसकी शिकायत की, FIR दर्ज कराई। ठीक है, यानी कि अब अरुण, पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन बड़ी बात ये कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं जरूरत नजर आती है कि एक सख्त कानून लव जिहाद के खिलाफ बनाया जाए। बिल्कुल, गृह मंत्री भी कह चुके हैं और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद हम नहीं होने देंगे, इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और इसमें कड़े से कड़े प्रावधान किए जाएंगे, जिससे कि इस तरह के मामलों में सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस तरह की बातें प्रशासन के संज्ञान में भी, सरकार के संज्ञान में, और खुद मुख्यमंत्री इंदौर में इसकी घोषणा भी अभी कुछ दिनों पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अब इस लव जिहाद को लेकर कड़ा और सख्त कानून भी बनाएगी। हो सकता है कि अभी कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी इस कानून को पास करा दिया जाए।
ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी चर्चा के लिए। तो जिस तरह से इंदौर से लव जिहाद का मामला सामने आया, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सख्त एक्शन की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार को भी अपने स्तर पर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। कार्यकर्ताओं पर मुकदमे को लेकर कांग्रेस अब हमलावर नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर झूठे केस वापस लेने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने मांग पूरी ना होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। इसे लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी भी दी। उनका कहना था कि कोर्ट के अलावा कांग्रेस सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी। किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। चलिए, हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर झूठे केसों की जांच कराने के साथ ही विधानसभा की समिति गठन करने की मांग की है। सागर के कुरई और सुर्खी में आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए गए हैं। और इधर भूपेंद्र सिंह के आरोपों पर बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोपाल में कमलनाथ ने कहा कि 2018 में सत्ता में आने पर भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली कराने को लेकर उन पर भारी दबाव था। उनके सरकार के कई मंत्री भूपेंद्र सिंह का बंगला चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से भूपेंद्र सिंह ने बंगला खाली नहीं किया। गुजारिश की कमलनाथ से और इसलिए मानवीयता के आधार पर उन्होंने फैसला लेते हुए नकुलनाथ के नाम पर बंगला आवंटित कर दिया था। अब भूपेंद्र सिंह को उसमें रहने दिया, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह के इशारे पर कांग्रेसी नेताओं पर मामले दर्ज हो रहे हैं। सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे और ये कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। ये बात कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाँ, बिल्कुल कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये घर मुझे रहने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो किया। कांग्रेस की तरफ से आपने नकुलनाथ के नाम पर घर करके भूपेंद्र सिंह को दे दिया? मैंने भूपेंद्र सिंह को नहीं दिया, मैंने नकुलनाथ के नाम किया, मैंने विकेट नहीं कराया। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा था, सही था बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, ये कह रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से मत हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है कि इतने महीने मत हटाइए। उसके बाद मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मैंने कोई उनके लिए कोई ऐसे, मैंने सोचा ये मानवता की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्यों करूं। मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा था और उनकी मांग भी गलत नहीं थी, सही बात उन्होंने बताई। तब क्योंकि मैं अपने लोगों से जो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, मैंने नकुल के नाम पर कर दिया ताकि वो मकान सुरक्षित रहे। मसले पर हम करेंगे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। जितेंद्र, भूपेंद्र सिंह वाले मसले पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी बात है जो दिग्विजय सिंह की तरफ से कही गई है, कार्यकर्ताओं पर झूठे जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कि अगर उन्हें जेल में डाला जा रहा है तो हम भी उनके साथ जेल जाएंगे, बड़ी बात दिग्विजय सिंह की तरफ से कही गई है। पूरे मसले को किस तरह से देखा जा रहा है प्राथमिक तौर पर? बिल्कुल, अगर बात करें तो सागर में जो चुनावी रंजिश चल रही है, राजनीतिक रंजिश चल रही है, उसे लेकर उसकी आंच अब राजधानी भोपाल तक पहुंच चुकी है। दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन्होंने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और ये मुलाकात कर शिकायत भी बताई है कि सागर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर जबरन मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने शिकायत की और उसके बाद उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। उनसे कहा है कि उनकी जो राजनीतिक द्वेषता के चक्कर में कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जेल में अभी तक सजा काट रहे हैं। और इसी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2018 में जब कमलनाथ सरकार आई थी तब उनका बंगला खाली नहीं किया गया था। ये उन पर एक राजनीतिक रहम करने की बात जरूर कह रहे हैं।
हालांकि अभी तक पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह का इस पूरे मामले में बयान सामने नहीं आया। हालांकि उन्होंने जरूर कहा है कि वो किसी राजनीतिक द्वेष से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। मगर कह सकते हैं कि जो सागर की राजनीतिक लड़ाई है वो अब खुलकर भोपाल तक पहुंच चुकी है, उससे बड़े नेताओं तक आ चुकी है और इस पर अभी कहीं ना कहीं कई बयान आने बाकी हैं। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि बीजेपी की तरफ से भी जितेंद्र इस पर प्रतिक्रिया आए। लेकिन बंगले वाला जो बयान कमलनाथ की तरफ से सामने आया है, दिग्विजय सिंह ने भी जो खुलासा किया है कि हमने बंगला उन्हें दिया था, अब कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक फैक्टर अपने अपने पार्टी के लिए भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी कमलनाथ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस दृष्टि से भी इस पूरे मामले को देखा जा सकता है? देखिए, अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी की अभी भी सरकार है तो ऐसे कई मंत्री हैं जो कांग्रेस के रहे हैं उस समय, पूर्व मंत्री, उनके भी कई बंगले अभी तक हैं। तो ये तो चलता रहता है, दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को समझते हैं और ये उनके आपस की बात होती है। मगर अब सागर की जो लड़ाई चल रही है, जिसमें राजनीतिक लड़ाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि वो जेल तक जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। भोपाल तक लड़ाई आ चुकी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक शिकायत की जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी पूरे मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने भी इस पूरा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और बंगले पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने जरूर ये पुराने जख्मों पर नमक छिड़का है कि भूपेंद्र सिंह जब उस बंगले को रह रहे थे खाली करने को लेकर उन्होंने कमलनाथ से गुहार लगाई थी और कमलनाथ ने उस बात को मान भी लिया था। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को उन्होंने दोहराया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। चलिए, अब चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी कमलनाथ मुलाकात कर चुके हैं तो अब इंतजार रहेगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, फिर उस पर भी डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी। फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। तो इस पूरे मसले को लेकर आगे क्या कुछ होगा इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बात भोपाल से बड़ी खबर की। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज हुई है और सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। आवश्यकता पड़ने पर अधिक समय तक सत्र चलाया जाएगा, सहमति इसको लेकर बन चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यमंत्रणा में फैसला होगा। और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता दें। पक्ष विपक्ष शांतिपूर्ण रूप से सदन चलाने के लिए तैयार हो चुका है और पूरा जो सत्र है पूरी अवधि में चलेगा और जनता से संबंधित विषयों पर लंबी बहस भी की जाएगी। सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो, विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो, और उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाएगा। समय के बाद भी रात तक सत्र चलाया जाएगा। इसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे सब साथियों ने एक मत से कहा कि पूरा सत्र चलाएंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, अब निश्चित तौर पर जब भी सर्वदलीय बैठक होती है पक्ष विपक्ष की तरफ से यही बात सामने आती है कि जल्दी से जल्दी यही कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे पर बात हो और लंबी बहस छिड़े, लेकिन क्या होता है सत्र के दौरान ये हम सब हर बार ही देखते हैं। इस बार भी कहीं ना कहीं इसी तरह की आशंका? वासु, बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, शीतकालीन सत्र है विधानसभा का और आज सर्वदलीय बैठक इसको लेकर हुई। बैठक के बाद दोनों ही दलों के नेता, चाहे संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो, दोनों ही की ओर से यह बताया गया कि आम सहमति बनी है, सत्र को पूरा चलाया जाएगा, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय भी सत्र को चलाया जाएगा, संभवतः देर रात तक भी सत्र चल सकता है और इसकी वजह यह है कि जनता से संबंधित मुद्दों पर लंबी चर्चा हो, लंबी बहस हो। लेकिन आपकी जिस बात की ओर आपने इशारा किया कि अक्सर सर्वदलीय बैठक में इस तरह की आम सहमति बनती है, लेकिन जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो किसी न किसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा हो जाता है। कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करने जैसी भी नौबत आ जाती है और जब कल मैं डॉक्टर गिरीश गौतम जो विधानसभा के स्पीकर है उनसे भी बात कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि विपक्ष के लोग सत्र को चलाने दें। ये एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे सत्र के दौरान रह सकती है क्योंकि सदन के गर्भगृह में बार बार विधायक आ जाते हैं जिसके चलते जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित होती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस बार जो विधानसभा का सत्र होना है उसमें 16 अशासकीय संकल्प रहेंगे, 211 ध्यानाकर्षण रहेंगे, शून्यकाल में भी करीब 67 प्रश्नों पर चर्चा होगी और
1506 प्रश्न जो हैं वो इस बार के शीतकालीन सत्र में लगाए गए हैं। कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी एक जो चिट्ठी है वो नेता जो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उनको सौंपी गई है। कल कार्य मंत्रणा की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी निर्णय होगा कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में आता है या फिर नहीं आता है। तो इन सभी अगर आप बातों को देखें और ये सभी अगर कार्यसूची को देखा जाए तो विधानसभा का जो ये शीतकालीन सत्र है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि दोनों ही दलों के नेता पक्ष और विपक्ष के मिलकर सदन को पूरा चलाएं। 5 दिन का ये सत्र है 19 तारीख से 23 दिसंबर तक और इस दौरान जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उन पर लंबी चर्चा हो ताकि जनता के पैसे से जो सदन चलता है, जो कार्रवाई चलती है, जो शासन और प्रशासन चलता है, उसमें जनता की बात हो सके, जनता के हित में निर्णय हो सके, जनता के हित में जो संकल्प है वो पारित हो सके और जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा सदन में हो ताकि इसका सीधा लाभ जनता को मिल सके। बहरहाल देखना होगा कि कल से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इन जिन बातों पर आम सहमति बनी है उसका कितना असर विधानसभा के फ्लोर पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल वासु, मुझे याद है जब आपने गिरीश गौतम से बातचीत की थी, उन्होंने एक सीधी और इशारा विपक्ष की ओर करते हुए कहा था कि ब्रह्मास्त्र होता है आसंदी तक पहुंचना, लेकिन हर बार इसी तरह के कड़े पैतरे कहीं ना कहीं अगर विपक्ष अपनाता रहेगा तो जो ब्रह्मास्त्र है वो कमजोर पड़ेगा। मतलब सीधे तौर पर इशारा उनका विपक्ष की ओर था। अब चूंकि विधानसभा चुनाव अगले साल है, अगर उससे रिलेट करते हुए इस सत्र को देखा जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि उन तमाम विषयों पर चर्चा हो जिसमें जनता का लाभ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू की हैं जो सीधे पब्लिक को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन कांग्रेस लगातार इन योजनाओं पर सवाल खड़े करती हुई आई है। सड़क पर हमने देखा है कांग्रेस ने लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला अपराध जैसे मुद्दों पर जो है वो लगातार संघर्ष किया है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि इन सारे मुद्दों को सदन में भी उतारा जाएगा। कांग्रेस की ओर से एक आरोप पत्र भी तैयार किया जा रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और उसमें भी मुख्य मुद्दे इसी तरह के हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, महिला अपराध का हो, भ्रष्टाचार का हो। तो निश्चित ही चूंकि चुनाव का साल भी है तो कांग्रेस और भी ज्यादा उग्र और भी ज्यादा आक्रामक नजर आने वाली है इन पूरे 5 दिनों के सत्र में। और अब देखना होगा कि सदन में पक्ष की ओर से किस तरह से विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब दिया जाता है और कितना हंगामेदार ये पूरा विधानसभा का सत्र हो सकता है। और जिस तरह से आम सहमति बनी है और पहली बार सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सत्र को ज्यादा भी चलाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आक्रामक रहता है, उग्र रहता है और लगातार ये सवाल खड़े करते रहता है कि सदन में सदन को पूरा नहीं चलाया जाता, सदन की जो कार्रवाई होती है वो काफी कम होती है। इसलिए अब ये भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त समय भी सदन को चलाया जाएगा और निश्चित तौर पर देखिए चुनाव ठीक है वासु, जल्दी से वो लिस्ट भी हमें बता दीजिए जो आपको लगता है कि इस बार मुद्दे होंगे विधानसभा में चर्चा के और इन पर डिस्कशन जरूर होगा। देखिए आने वाले समय में कई सारी जो सरकार की ओर से योजनाएं, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि प्रदेश में अभियान चलाकर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। प्रतिपक्ष की ओर से भी सवाल हो सकता है कि सरकार के पास आखिरकार प्लानिंग क्या है। इसके अलावा विपक्ष की ओर से महंगाई, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से सदन में उठाया जाएगा। महंगाई को लेकर भी चर्चा करने की जो मांग है वो की गई है। कई सारे आशासकीय संकल्प, ध्यान आकर्षण भी इस पूरे विधानसभा के दौरान सत्र में लगाए गए हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और सरकार आने वाले समय में जो NRI प्रवासी भारतीय सम्मेलन करने जा रही है, G20 समिट होनी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, इन सब को लेकर भी सदन को जरूर जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो संबोधित करेंगे और विपक्ष को भी तमाम सारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो सदन की कार्रवाई है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और अगले साल चूंकि अब दिसंबर का महीना आ गया है, जो बजट आता है, सालाना बजट आता है, उसके पहले का ये सत्र है, तो बजट को लेकर भी क्या कुछ फीडबैक है नेताओं की ओर से, विधायकों की ओर से, पक्ष और विपक्ष के लोगों की ओर से, इन तमाम मसलों को लेकर इस पूरे सत्र के दौरान चर्चा होगी। जी ठीक है, ये तमाम मुद्दे आपने बताए जिनको लेकर चर्चा होनी है। शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये थे सहयोगी वासु चौरी जो कि विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे कि इस बार शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है
आक्रामक हो सकता है सत्ता पक्ष पर। और चूंकि अब सर्वदलीय बैठक में जरूर सहमति बनी है कि शांतिपूर्वक इस पूरे सत्र में डिस्कशन की जाएगी। हालांकि क्या असलियत होती है वो तो सत्र के दौरान ही सामने आएगा। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी इस पर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की तरफ से हर बार हंगामा किया जाता है और इस वजह से शीतकालीन सत्र या जो भी सत्र होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। लेकिन इस बार अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस बार शांतिपूर्वक डिस्कशन हर एक जनहितैषी मुद्दे पर होगा। सरकार से जवाब मांगा जाएगा, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि हंगामा कम हो और डिस्कशन इस बार ज्यादा। अब चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, उसके मद्देनजर भी शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण। और इसके साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।